तो लेटर में लिखती हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पद्माजा को लिखती हैं अपनी सहेली को, कि जिस तरह का हस्बैंड जिना है उस तरह हो नहीं सकता। इतना ख्याल रखने वाला खामन जो है, मैं बाकी सहेलियों का भी देखती हूँ, हो नहीं सकता कि इतना मेरा ख्याल रखता है सारा कुछ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत जल्दी उम्र में बढ़ गईं। लेकिन मेन रीज़न ये थी कि वो 7 बहन भाइयों के सबसे बड़े भाई थे। उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था बहुत जल्दी, जिसको इंग्लैंड के हायर स्टडीज़ के लिए, और उनके वालिद साहब का बिज़नेस किसी वजह से कोलैप्स कर गया और वो टोटली बैंकरप्ट हो गए। तो उस वजह से कायद-ए-आज़म की शादी काफ़ी लेट हो गई। इसलिए कि उनका सबसे पहला ये रहा कि किसी तरह मैं अपने आप को वकील के तौर पे इस्टेब्लिश करूँ, और वकील के तौर पे इस्टेब्लिश करने में बंदे को टाइम लगता है। बॉम्बे में जिस वक़्त वो शिफ्ट हुए तो उनके एक दोस्त बन गए। उनका नाम था सर दिनशा पेटेट। वो एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मैग्नेट थे, टेक्सटाइल की उनका इंडस्ट्री थी। सर दिनशा पेटेट की जब बेटी पैदा हुई तो उनका नाम उन्होंने रतन बाई रखा। रतन मोती को कहते हैं। खैर, कायद-ए-आज़म का वो उनसे बहुत आना जाना था उन चंद फैमिलीज़ के साथ जिनके साथ कायद-ए-आज़म के फैमिली टर्म्स थे। दार्जिलिंग में इन लोगों का, पेटेट फैमिली का, एक समर पैलेस था। समर क्योंकि बॉम्बे में बहुत शदीद गर्म होता है हमारे कराची की तरह, तो चलें हम इधर दार्जिलिंग चले जाते हैं। दार्जिलिंग इज़ अ टाउन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को कहा आप भी साथ चलें। कायद-ए-आज़म वहाँ पे चले गए उनकी फैमिली के साथ, 3 माह इकट्ठे रहे। तब रति बड़ी हो चुकी थी और उनकी फैमिली बड़ी डेस्परेटली उनका रिश्ता ढूंढ रही थी अपनी बेटी के लिए। आहिस्ता आहिस्ता रतन भाई जो थी, शी स्टार्टेड एडमायरिंग जिन्ना एज हर फ्यूचर हस्बैंड। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि कायद-ए-आज़म डिड नॉट प्रपोज टू रतन भाई प्रपोज टू हिम। एक दिन पॉइंट ब्लैंक वही दार्जिलिंग में, क्योंकि शाम को बाहर लॉन में इकट्ठे होते थे सब लोग, पूरी फैमिली, उन्होंने जब उनके पेरेंट्स सामने नहीं थे तो पॉइंट ब्लैंक वहीं पे चाय पे कायद-ए-आज़म साहब से पूछा कि विल यू मैरी मी। तो कायद-ए-आज़म सोचते रहे और वो ज़रा सीरियस माइंडेड आदमी थे, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा इट सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन। तो कायद-ए-आज़म ने जिस वक्त अगले दिन वो आए, उनके वालिद सर पेटेट, तो सर का खिताब था दिनशा पेटेट साहब को, तो उनसे कायद-ए-आज़म ने कहा कि आपका इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा जी इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, कि ये जो है इंडिया की हारमोनी के लिए बहुत अच्छा है। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पे कायद-ए-आज़म और सर पेटेट के इख्तलाफात हो गए और उसके बाद उनकी बातचीत एक दूसरे से बंद हो गई। तो अलबत्ता मिस जिन्ना अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर चुकी थी कि वो कायद-ए-आज़म से शादी करेंगी। दिसंबर में लखनऊ में एक बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एनुअल सेशन, पहली दफ़ा हिस्ट्री में कांग्रेस मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के बाद एक ही शहर में हुआ, और वो कायद-ए-आज़म की एफर्ट से हुआ। तो उसमें मशहूर लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। रतन भाई ने अपने फादर से इंसिस्ट किया कि मैं लखनऊ जाना चाहती हूँ बॉम्बे से, क्योंकि मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहती हूँ। उस ज़माने में जो कॉन्फ्रेंस होती थी मुस्लिम लीग की एनुअल, जैसे 1940 में भी हुई जिसमें करारदाद पाकिस्तान पे, तो एक बहुत बड़ा जलसा होता था, यानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हर बंदा आ सकता था जलसा गाह में। तो खैर रतन भाई भी चली गई और वो 3 दिन वो रोज़ कायद-ए-आज़म से वहाँ पे मिलती थी। वहाँ पे मिस जिन्ना ने कहा जो मैंने 6 महीने पहले बात की थी, तो मैं आज भी कायम हूँ, आप मुझसे शादी करेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मेरी तो एक ही शर्त है, मुसलमान लड़की से मैंने शादी करनी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा आप मुसलमान होंगी? उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट। कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, आपको मैं किताबें भेजता हूँ इस्लाम के बारे में, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इस्लाम इज़। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो मैं इस पे आगे चलेंगे। 20 फरवरी 1900 को ये पैदा हुई थी, तो 20 फरवरी 1918 को 18 साल की हुई, तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को पैगाम भिजवाया कि जी मैं आज भी शादी करना चाहती हूँ।
फाइनली तय ये हुआ कि 18 अप्रैल को वो इस्लाम कबूल करेंगी जामे मस्जिद बॉम्बे में, और 19 अप्रैल को शादी होगी। अल्लामा हसन नजफ़ी मौजूद थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया, और मुस्लिम लीग के और मुसलमानों के बहुत से मशहूर लुमिनरीज़ वहाँ पे मौजूद थे जो निकाह के गवाह बने। एक राजा साहब महमूदाबाद थे, बड़े मशहूर आलिम दीन थे, अबुल हाशिम नजफ़ी, वो निकाह के गवाह बने। एक शरीफ देवजी एक मशहूर सियासी लीडर थे। कायद-ए-आज़म की सारी फैमिली भी मौजूद थी, बाकी सारे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फिर वलीमा हुआ, और अगले दिन फिर सारे अखबारों की ज़ीनत बना, क्योंकि कायद-ए-आज़म कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। तो कायद-ए-आज़म की शादी बिकेम मतलब सेलिब्रिटी इशू। हर मैगज़ीन में उसका जिक्र हो रहा है, हर अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज़ आ रही है कि द बैरोनेट ऑफ पेटेड फैमिली वेड्स जिन्ना। अच्छा, जो लेटेस्ट का की इनसाइट है वो इसी तरह है जैसे मॉडर्न फेसबुक की है, कि आप इंसान का इनसाइड आउट देख लेते हैं। एक बंदी फ़र्ज़ करें, इंसान 14 साल की है, फ़र्ज़ करें, अपनी किसी फ्रेंड्स को लिख रही है ख़त। उसे तो नहीं पता कि मैं जब बड़ी होंगी, एडल्ट होंगी, तो मेरी शादी मिस्टर जिन्ना से होगी। फिर मिस्टर जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के फाउंडर बन जाएंगे। उनकी इतनी इंपॉर्टेंस होगी कि मेरे लिखे हुए लेटर भी म्यूजियम्स में प्रिजर्व होंगे, तो किसी को नहीं पता होता। इसलिए उस वक्त जो भी बात होती है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होती है, जो इंसान के। और अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड जो सरोजनी नायडू की बेटी पद्माजा, जो इनकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो वो लेटर्स बहुत ज़्यादा इंसाइट देते हैं। लेकिन जो मैंने मिसेस जिन्ना की पर्सनैलिटी उसमें देखी, एक तो ये थी कि वो बचपन से फ्रीडम की बहुत बड़ी हामी थी। मतलब वो जोन ऑफ आर्क एक बड़ी मशहूर फिगर हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ाई की। ये अपने लेटर्स में जोन ऑफ आर्क को बड़ा एडमायर करती हैं मिसेस जिन्ना के। जी मेरा दिल करता है कि मैं तलवार उठा लूँ। अपने लेटर में लिखती हैं कि आई पिक अप अ सोर्ड एंड आई फाइट द इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ों से लड़ूँ और ये वो ना। तो 12, 13, 14 साल की बच्ची, क्लास 6, 7 और 8th ग्रेड की, वो सिर्फ इनकलाब का सोचती है कि मेरे पास एक तलवार हो, मैं जोन ऑफ आर्क की तरह लड़ूँ और अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल दूँ। तो जब वो जुगनुओं को देखती हैं, मतलब उधर दार्जिलिंग वगैरह जाके, तो लेटर ज़रूर लिखती हैं कि दार्जिलिंग के एक मुझे पहाड़ और एक रात को जो ये जुगनू चमकते नज़र आते हैं, तो ये इतना रोमांटिक माहौल है कि इंसान का दिल करता है कि कोई दूसरा भी साथ हो। शादी के बाद के लेटर ज़्यादा रिवीलिंग हैं। तो लेटर में लिखती हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पद्माजा को लिखती हैं अपनी सहेली को, कि जिस तरह का हस्बैंड जिन्ना है उस तरह हो नहीं सकता। इतना ख्याल रखने वाला खामन जो है, मैं बाकी सहेलियों का भी देखती हूँ, हो नहीं सकता कि इतना मेरा ख्याल रखता है सारा कुछ। तो उससे उनका लगता है कि वो कायद-ए-आज़म का दिल से रिकॉर्ड करती थी। देखिए, बेगम साहिबा जो थी, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव वाइफ्स ऑफ एनी टॉप लीडर। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर देखें, या अल्लामा इकबाल, या जवाहरलाल नेहरू, या गांधी जी, उनकी वाइफ पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं थी। अच्छा, उस ज़माने में इतना रवाज भी नहीं था कि इवन ब्रिटिश वाइस रॉयज भी अपनी वाइफ को पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं लेके जाया करते थे। मुस्लिम लीग में कायद-ए-आज़म ये मॉडर्निटी लेके आए कि मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा है, या कायद-ए-आज़म एज अ गेस्ट तहरीक खिलाफत के जलसे में गए हैं, और कायद-ए-आज़म और उनके साथ उनकी वाइफ जो थी वो स्टेज पे हुआ करती थी। तो मिसेस जिन्ना की जो पहली मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, दैट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉर्ड वेलिंगटन मेमोरियल। लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे का गवर्नर था, बाद में वाइसरॉय भी बना, खैर। तो वो जो थे, ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर। जब वो ट्रांसफ़र हुए 5 साल के बाद, गवर्नर का टेन्योर पूरा करने के लिए, मद्रास के गवर्नर बन गए, तो जा रहे थे, तो उनके हामी लोगों ने, जिसमें मिसेस जिन्ना के वालिद भी शामिल थे, कहा कि जी हम इनकी याद में स्टैचू बनाएंगे, तो हमारे बड़े अच्छे गवर्नर गुजरे। मिसेस जिन्ना ने कहा जी स्टैचू नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि उसने हमारे लिए क्या किया है, वो तो एक एलियन पावर का, एक इंपीरियल पावर का गवर्नर बन के हम पे आया हुआ है, तो ये तो हम तो उससे आज़ादी चाहते जाए कि उसका मुजस्समा बना के रखें। तो मिसेस जिन्ना ने मुजाहरों की क़यादत शुरू की, और बहुत से मुजाहरों में उन्हें पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। पुलिस ने लोगों पे बैटन चार्ज भी किया, पुलिस ने वाटर कैनन्स भी इस्तेमाल की लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। और बेगम जिन्ना कई दफ़ा कई जलसों में शी यूज्ड टू बी द ओनली वुमेन। अल्टीमेटली लॉर्ड वेलिंगटन ट्रांसफ़र हो गए, 5 साल का टर्म पूरी हो रही थी, क्योंकि वो मद्रास के गवर्नर बन गए। शहरियाने बॉम्बे ने 1 रुपये फंड कायम किया बेगम जिन्ना के एजाज़ में, कि हर बंदा जो और अफोर्ड नहीं कर सकता 1 रुपया दे दे, कि मॉन्यूमेंट बनेगा, लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन के लिए नहीं, मिसेस जिन्ना के लिए। लिहाजा वो मॉन्यूमेंट बना, मिसेस जिन्ना के लिए बना, मिस्टर जिन्ना के लिए बना,
उसे पीपल्स जिना हॉल कहते हैं। 65,000 रुपीज़ जमा हुए, उससे एक बहुत बड़ा हॉल बना। वो हॉल आज भी कायम है, 100 ईयर्स डाउन द रोड, मोर देन 100 ईयर्स बल्कि। एक दफ़ा वो वाइसरॉय के डिनर में बैठी हुई थी, तो वाइसरॉय ऐसी बातें शातें कर रहे थे, इधर उधर की गपशप हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कायद अज़म डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनको फॉर्मल फंक्शन पे वाइसरॉय हाउस में बुलाया जाता। तो वाइसरॉय साहब फरमा रहे थे कि मेरा बड़ा दिल करता है जर्मनी जाऊँ। तो मिसेज जिन्ना ने कहा फिर आप चले जाएँ, आप क्यों नहीं जाते? तो वाइसरॉय ने कहा क्या करें, जर्मन लोग हमें पसंद नहीं करते, ब्रिटिशर्स को। तो मिसेज जिन्ना ने कहा तो फिर योर एक्सीलेंसी आप इंडिया में क्या कर रहे हैं? ये मतलब पसंद तो हम भी आपको बिल्कुल भी नहीं कर। तो एकदम वाइसरॉय बेचारे परेशान हो गए और उन्होंने जो था वो मौजू बदल दिया। तो होता ये था कि वाइसरॉय और वाइसरीन जो उनकी अहलिया थी वो फंक्शन में खड़े होते थे, और जब एक एक मेहमान कपल आता था तो वो जो नकारा खां थे वो बावाज़े बुलंद ऐलान करते थे कि मिस्टर एंड मिसेस फ़लाँ आए। तो इसी तरह मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना का ऐलान हुआ, ये दोनों पहुँचे, जो लोग वाइसरॉय हाउस में डिनर के लिए पहुँचे। तो वाइसरॉय और वाइसरीन इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तो कायद अज़म ने हाथ मिलाया और मिसेस जिन्ना ने जो हमारा हिंदुस्तानी तरीका होता है आदाब किया, चुप हो गए। खाना शुरू हुआ। फिर उनके एडीसी ने कहा कि वाइसरॉय साहब मिसेस जिन्ना से बात करना चाहते हैं, उन्हें बुलाया। तो उन्होंने कहा मिसेस जिन्ना देखें, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस। आपके हस्बैंड का बहुत लंबा कैरियर है, ये वाइसरॉय कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड का, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं यंग जिन्ना का कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो उस तरह नाम करें जो ब्रिटेन में वो आदाब का तरीका होता था कि अपनी मैक्सी थोड़ी सी उठाई जाती थी और घुटने को खम दिया जाता था। तो मिसेस जिन्ना ने कहा देखें वाइसरॉय साहब, रोम इस वक्त इंडिया है, मैं इंग्लैंड में नहीं हूँ, आप इंडिया में, आप क्यों एक हिंदुस्तानी खातून से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह आदाब करे जिस तरह आप चाहते हैं या जिस तरह ब्रिटिश चाहते हैं? तो वाइसरॉय के सामने एक 18 साल लड़की का यूं बोलना, वो उस जमाने में पुलिस कांस्टेबल अगर गोरा हो तो उसके सामने बोलने की किसी की जरूरत नहीं थी। कायद आज़म वॉज अ थॉरोब्रेड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। कानून की किताब पढ़नी है, असेंबली में आर्गू करना है। कायद आज़म का सियासत का यही तरीका था, कानूनी आर्गूमेंट देना है और हाउस के फ्लोर पे देना। मिसेस जिन्ना का ख्याल था कि अंग्रेज इस तरह कभी भी नहीं भागेगा। उनका ख्याल था कि आर्गूमेंट की बात नहीं है, 25,000 बंदे आए और ये सड़क ब्लॉक कर दें। कायद आज़म ने ज़िंदगी में कभी मुजाहरों में हिस्सा नहीं लिया था। गांधी जी कहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, फलां फलां, क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस की आप हिस्ट्री देखें तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स की है, अंग्रेज अगेंस्ट ब्रिटिश। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की। हालांकि दोनों चाहती पार्टियां अंग्रेज का यहाँ से इनखला था, बोथ वांटेड द ब्रिटिश आउट। मिसेस जिन्ना ने शायद इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि कायद आज़म ने आखिरी सालों में पाकिस्तान बनने से इमीडिएटली प्रीसीडिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, तो कायद आज़म ने एजुटेशनल पॉलिटिक्स की इजाज़त दी, जिससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनना एक्सपीडाइट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। दिल्ली में ये लोग कौमी असेंबली के इजलास पे गए, जिसको उस ज़माने में जैसे मैंने अर्ज़ किया CLA कहा जाता, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ पे जब वापस पहुँचे होटल में, तो बेगम साहिबा की 5 बिल्लियाँ थी उन्होंने पाली हुई थी, तो उनमें से एक बिल्ली मिसिंग थी। अब वापसी पे ट्रेन का वो टाइम आ रहा था, वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जहाज़ से तो होती नहीं थी 1920s में। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने बिल्ली ढूंढनी है। कायद आज़म ने कहा कि ठीक है ढूंढते, 1 घंटे में नहीं मिली, ट्रेन का टाइम था। कायद आज़म ने कहा वापस चलें। तो कायद आज़म चले गए वापस, और अपनी उनकी एक फैमिली फ्रेंड थी आप कह लें, सरोजनी नायडू, पोइटेस भी थी और कायद आज़म की असेंबली में कोलीग थी। उन्हें कहा कि आप मेरी बीवी के पास रुकें जब तक ये राज़ी नहीं होती आने के लिए, मैं अकेली नहीं, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। 4-5 मुलाजिम भी छोड़ के गए, गाड़ी भी छोड़ के गए। लेकिन ये बात बेगम साहिबा के दिल में बैठ गई है, एंड दैट इज़ अराउंड अक्टूबर 1927। तो इस पर ये हुआ कि बेगम साहिबा उस वक्त तो खैर वापस आ गई, लेकिन बाद में वो नाराज़ होके तो ताज होटल जो उनके मामू का था उधर शिफ्ट हो गई। तो वो उधर नाराज़ होकर चली गई और कायद आज़म ने काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। बाद में उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई तो वो फिर इंग्लैंड चली गई, और यही जो स्टमक का और ड्यूटीनम का उनको प्रॉब्लम था, तो अपनी वालदा के साथ वो इंग्लैंड चली गई। यूँ ही कायद आज़म को पता चला तो अगली शिप लेके वो भी चले गए। लंदन पहुँचे तो पता चला कि जी वो मिसेस जिन्ना को पेरिस का शहर बहुत पसंद था किसी वजह से, तो वो फिर पेरिस चली गई। और कायद आज़म को पता था पेरिस में वो कहाँ ठहरती हैं। वहाँ पे गए तो पता चला उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में। तो फिर 5 माह वो बड़ी बीमार रही, और कायद आज़म 5 माह फिर उनकी एज हस्बैंड और एज अटेंडेंट तीमारदारी करते रहे। तो वो जो 88 डेज़ की सेपरेशन थी, उसके बाद कायद आज़म और ये लोग 5 माह में
इकट्ठे भी रहे, एंड दैट वाज बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर ऑफ 1928। तो ये जो था, अब उस 5 माह में पहले तो वो रहे, जिस दिन वापस आ रहे थे इनका दोनों का दोबारा झगड़ा हो गया और अलग अलग शिप से वापस आए, ये अलग शिप से आए, वो अलग शिप से आए। और कायदेआज़म और मिसेस जी ने कहा कि एक ही लेटर है जो मैंने अपनी किताब में उसका अक्स भी दिया है, जो अब भी हादसाते ज़माना से बच गया है और आर्काइव्स में मौजूद है, जिसमें वो शिप पे मार्साइल में शिप पे बैठ के वो लिखती हैं, SS राजपुताना शिप का नाम है, कायदेआज़म के नाम ख़त, कि मैंने उस आपसे इतनी मोहब्बत की है जो शायद किसी ने किसी इंसान से ना की हो। लेकिन बहरहाल वो अलग हिंदुस्तान पहुंच गई, कायदेआज़म अलग पहुंच गए। उसके बाद इनका कोई महीना 1.5 महीना में 2-3 दोस्त साथ पड़े, ख़ास तौर पे ये सरोजनी नायडू। फिर इन्होंने उनकी दोबारा सुलह कराई, लेकिन जब दोबारा सुलह कराई तो फिर मिसेस जिन्ना बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो फिर उसके 1-1.5 माह बाद चल बसी। तो एट द एज ऑफ 29, इनफैक्ट ऑन हर 29th बर्थडे 20 फरवरी 1929 को इंतकाल कर गए। तो मिसेस जिन्ना का तो ये था, जब वो बीमार भी थी तो कायदेआज़म का ये था जैसे वो उस वक्त तक नहीं उठते थे, ये जो आखिरी 3-4 माह इंग्लैंड से वापस आने के बाद की बात कर रहा हूँ, फौत होने से पहले, कायदेआज़म रोज़ चैम्बर से सीधे डॉक्टर के पास जाते थे। तो डॉक्टर से पूछते थे कि भाई 3 डॉक्टर दिल्ली के, बॉम्बे के मशहूर, उनके इलाज पे थे, जो कोर्ट से सीधा डॉक्टर, और हर रोज़ शाम को उनके पास आते थे, बातें करते रहते थे। जब मिसेस जिन्ना सोती थी तो फिर वो उठते थे। शादी से पहले दिन तक कायदेआज़म कहीं और रहते थे, लिटिल गिब्स रोड पे, वो शादी के बाद इधर आए। और जब बेगम साहिबा इंतकाल कर गई तो कायदेआज़म उसके बाद उस घर में उन्होंने कभी कदम नहीं रखा। क्योंकि ये बात हमें याद रखने की है कि कायदेआज़म ने कभी दोबारा शादी नहीं की। कायदेआज़म ने पूरी ज़िंदगी मिसेस जिन्ना की यादों में गुजारी। तो हर जुमेरात को वो अपने कोट पे काला एक पट्टी लगाते थे अपनी वाइफ की याद में, और फिर वो उनकी कब्र पे भी जाते थे, ईच एंड एवरी थर्सडे ऑफ हिज लाइफ, अनलेस ही वाज नॉट इन बॉम्बे। तो इतना शायद ही कोई खामन करता हो कि जी एक भी जुमेरात पूरी ज़िंदगी में, अपने जब तक वो 72 साल के होके खुद इंतकाल ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वो बॉम्बे में हो और जुमेरात हो और वो बेगम साहिबा की कब्र पे ना गए। तो फिर उन्होंने बेगम साहिबा की एक एक चीज़, एक एक अंगूठी, एक एक ज्वेलरी, एक एक नेकलेस, एक एक ड्रेस संभाल के रखा था अपनी डेथ तक। जब 14 अगस्त पाकिस्तान बना तो एक बहुत बड़ी तकरीब हुई कराची क्लब के लॉन्स में। तो कायदेआज़म भी उस वक्त तशरीफ़ लाए, तो एक बैंड मौजूद था पीछे। तो कायदेआज़म ने कहा कि ये ना, उन्होंने कहा सर कौन सी ट्यून बजाएं? तो कायदेआज़म ने कहा सो डीप इन द नाइट बजा दी। खैर बाकी दूसरे गाने चलते रहे। अब सो डीप इन द नाइट वो ट्यून थी जो पीछे म्यूज़िक, पहले उन्होंने वो उस ज़माने में वो गोल वो होते थे ना, वो जो डिस्क टाइप प्लेयर होते थे, तो वो उन्होंने पहले वो गाना रोमांटिक चलाया था और फिर कायदेआज़म को शादी की ऑफ़र की थी। तो कायदेआज़म ने 14 अगस्त 1947 को पहला ट्यून वो बजवाई। तो पाकिस्तान जिस दिन बना तो पहली ट्यून पाकिस्तान की जो बजी वो सो डीप इन द नाइट थी। तो वो उसका हवाला कायदेआज़म और बेगम जिन्ना की प्रपोजल वाली डेट से था, जो उन्होंने इस गाने पे प्रपोजल दी थी। तो कायदेआज़म बड़े सीरियस माइंडेड आदमी थे, लेकिन बेगम के मामले में, अपनी वाइफ के मामले में, ना उन्होंने कभी बेगम साहिबा से पहले किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा, ना उनके बाद, ना कभी कोई शादी की। उनके लिए बेगम साहिबा की यादें, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके नेकलेसेस, वही उनकी कायदेआज़म की कंपनी रही टिल हिज लास्ट डे।